हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का प्रश्न लोकल बॉडी से संबंधित है। प्रश्न क्या है? ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र के आधार के रूप में शहरी स्थानीय निकायों का गठन एक लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई, किंतु चुनौतियों से ग्रसित होने के कारण आशाजनक निष्पादन में सफल नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में उचित उपाय सुझाएं। प्रश्न यही है। इसी प्रश्न को यूपीएससी थोड़ा सा सीधा बनाएगा। मेन प्रश्न आप जो पूछेगा ये कि भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन जुड़े मुद्दे एवं चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसे सशक्त करने के लिए उचित उपाय बताएं। ये देखो आप, प्रश्न मैटर एक होगा, प्रश्न का नेचर कैसे चेंज हो जाएगा। अब इससे देखो, ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र के आधार के रूप में शहरी स्थानीय निकायों का गठन एक लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई, किंतु चुनौतियों से ग्रसित होने के कारण आशाजनक निष्पादन में सफल नहीं हो पाई। मूलतः इसका जो आंसर लिखा जाएगा, आप इंट्रोडक्शन की बात करो। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप सीधे आप ये बातें करनी है, आगे आओगे तो चैलेंजेस क्या है, अंत में आओगे आज उचित उपाय सुझाव दो। आप सुझाव बता दो, ये प्रश्न। लेकिन आप हमेशा ध्यान दो, लोकतंत्र के आधार के रूप में शहरी स्थानीय निकायों का गठन एक लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई। तो क्यों लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई? अगली बात, चैलेंजेस क्या उसके सामने। अगली बात, आशाजनक निष्पादन नहीं सफल हो पाए। अंत में उचित उपाय की बात करो आप। ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र के आधार के रूप में शहरी स्थानीय निकायों का गठन एक लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई है, एक लोकतांत्रिक विश्वास के रूप में की गई है। अब देखो आप, हम जब इसका आंसर चलेंगे तो हम सबसे पहले फर्स्ट पैरे में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, ये देखो आप। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, 74वें संविधान संशोधन की हम बात करेंगे। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निकायों को संवैधानिक रूप दिया गया। संवैधानिक रूप दिया गया तथा 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय शामिल किए गए। अनुसूची के तहत 18 विषय आवंटित किए गए। इस निकाय के लगभग 8 प्रकार है। ये 8 स्वरूप हैं। ये बात हमारे इंट्रोडक्शन में आएगी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक रूप दिया गया तथा 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय आवंटित किए गए। इस निकाय के 8 स्वरूप है। हम जब सेकेंड पैरा में आएंगे तो सेकेंड पैरा में देखो जरा। सेकेंड पैरा में प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है आप देखो जरा। ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र के आधार के रूप में, ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र के आधार के रूप में शब्द है ये। इनका गठन एक लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई थी। तो ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र, तो दो बातें। हम सेकेंड पैरे में आएंगे तो लिखेंगे शहरी स्थानीय निकाय
एक दृष्टि से सहभागी लोकतंत्र का मजबूत आधार है, क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, आखिर क्यों है ये, हमेशा ध्यान दो। रीजन ये है क्योंकि स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण एवं स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका तथा आपदा प्रबंधन, हमेशा ध्यान दो इस बात को, तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को संभव बनाता है। यह हमारा सेकेंड पैरा। शहरी स्थानीय निकाय एक दृष्टि से सहभागी लोकतंत्र का मजबूत आधार है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण और स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपदा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी को संभव बनाता है। ये इतनी बातें करने के बाद हम आएंगे सीधे अगले पैरे में। और जब थर्ड पैरे में आएंगे हम लोग, थर्ड पैरा, किंतु शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिससे यह कहा जाता है कि निष्पादन कठिन। जैसे पहली चीज हम बात करें केंद्रीय एवं राज्य हस्तांतरण पर निर्भरता। केंद्रीय एवं राज्य हस्तांतरण पर निर्भरता। जैसे हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहला पॉइंट कहा जाता है कि परिणामतः राजस्व में कमी। एक प्रॉब्लम यह है राजस्व में कमी। आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, हम रिपोर्ट की बात करें 2022 में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय अब राजस्व का 35% राज्य और केंद्र पर निर्भर है। यह आरबीआई की रिपोर्ट है। यह कहा जाता है, जैसे कहा जाए नगर पालिका वित्त 2022 पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 35% राजस्व केंद्र और राज्य पर निर्भर है। पहला पॉइंट देखो आप,
केंद्र राज्य हस्तांतरण में निर्भरता, परिणामतः राजस्व में कमी। नगर पालिका वित्त 2022 पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 35% राजस्व के लिए केंद्र राज्य पर निर्भर। आरबीआई की रिपोर्ट। नंबर 2, हम बात करें जीएसटी के बाद तंत्र में राजस्व बढ़ाने के रास्ते कम। जीएसटी के बाद तंत्र में राजस्व बढ़ाने के स्रोत कम, क्योंकि मनोरंजन कर, बिक्री कर को जीएसटी में शामिल है। स्थानीय मनोरंजन कर जीएसटी में शामिल है। अब एक चीज सोचो, जब बिक्री कर, चुंगी, स्थानीय मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल कर दिया जाएगा तो पंचायतों के पास राजस्व की कमी हो जाएगी। एक प्रॉब्लम है। जैसे रिपोर्ट क्या कहता है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है ग्रेटर मुंबई नगर निगम को। तीसरी चीज बात करें, संकीर्ण कराधान शक्तियां। नंबर 3, संकीर्ण कराधान शक्तियां हमेशा अर्थात अन्य विकसित देशों की अपेक्षा अर्थात अन्य विकसित देशों की अपेक्षा जैसे डेनमार्क स्थानीय व्यक्तिगत आयकर, अमेरिका व्यापक कर लगाना। डेनमार्क स्थानीय व्यक्तिगत कर, अमेरिका में क्या चीज है? व्यापक कर लगाने का अधिकार। ये इंडिया में ऐसा नहीं है। चौथी चीज बात करें, राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन न होना। राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन न होना एक प्रॉब्लम है। ये चुनौती। अगली चीज देखा जाए, राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई विभिन्न पैरा स्टेट एजेंसियां। नंबर 5, सरकारों द्वारा बनाई गई पैरा स्टेटल एजेंसियां स्थानीय निकायों को उनके कार्यात्मक स्वायत्तता से वंचित करती हैं। निकायों को उनके कार्यात्मक स्वायत्तता से वंचित करती हैं। जैसे हम बात करें शहरी विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निगम का गठन। जैसे शहरी विकास प्राधिकरण एवं
सार्वजनिक निगम का गठन। अगला पॉइंट देखो, राज्य सरकारें क्या करती हैं? पैरा स्टेटल एजेंसियां बनाती हैं, और ये जो पैरा स्टेटल एजेंसियां हैं स्थानीय निकायों को उनके कार्यात्मक स्वायत्ता से वंचित करती है। जैसे शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण कर क्या रहा है? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करता है। तो जो भूमिका स्थानीय निकायों की निभानी चाहिए, वह भूमिका अब कौन निभा रहा है? शहरी विकास प्राधिकरण यह निभा रहा है। अगला देखा जाए, कार्यों का अनुचित हस्तांतरण। नंबर 6, कार्यों का अनुचित हस्तांतरण। एक रीजन ही ये बड़े पैमाने पर राज करते ही नहीं। अगली चीज देखो, जिला योजना समिति के गठन के प्रति निष्क्रियता। जिला योजना समिति के गठन के प्रति हम निष्क्रियता की बात करें, तथा चुनाव कराने में देरी। शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव कराने में विलंब। अगली चीज हम बात करें, आपराधिकरण तथा नौकरशाही नियंत्रण। ये कहा जाए, कर्मचारियों की कमी, आपराधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों पर नौकरशाही नियंत्रण। हम नियंत्रण की बात करें, अंत में देखा जाए, ये सारी बातें करने के बाद केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच जो विभिन्न विभाग हैं उनके बीच खराब समन्वय के कारण समन्वय के शहरी नीति का क्रियान्वयन न होना, नीति का क्रियान्वयन न होना, ये रीजन है, ये चैलेंजेस है, ये चुनौतियां हैं। ये आप सोचो, ये तो चैलेंजेस है। अब अगले पैरे में आएंगे हम लोग, फोर्थ पैरे में आएंगे। अब देखो, अब आएंगे सीधे हम लोग फोर्थ पैरे में, लिखेंगे आता सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने, सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान जरूरी है।
निकायों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान जरूरी है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम ये कहा जाए, एआरसी की बात करें और नीति आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन आवश्यक। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग एवं नीति आयोग के सुझाव का क्रियान्वयन जरूरी। जैसे फर्स्ट, शहरी प्रशासन पर एआरसी का सुझाव क्या है? जैसे नंबर ए, छठी एआरसी की सिफारिश है। सिफारिशें क्या है? नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 महानगर योजना समिति का गठन। महानगर योजना समिति का गठन। नंबर 2 की बात करें लोग, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना। अथॉरिटी की स्थापना ताकि सार्वजनिक जो परिवहन है वो व्यवस्थित हो सके। तीसरी चीज, नियमित चुनाव, पर्याप्त संसाधन। एवं पर्याप्त संसाधन पर बल। हम चौथी चीज बात करें, हमेशा सारे स्थानीय निकाय के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए नंबर 4, शहरी स्थानीय निकाय के कामकाज की पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए ट्रिपल पी मॉडल के साथ लोक शिकायत निवारण की व्यवस्था। अच्छा, नंबर बी की बात करें, नीति आयोग ने क्या सुझाव दिया है इस संबंध में? हमेशा नीति आयोग द्वारा कि शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय प्रबंधन में सुधार के साथ शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय प्रबंधन में सुधार क्षमता निर्माण की बात करो आप, एवं नागरिक भागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है।
नागरिक भागीदारी को अब सोचो आप, ये सुझाव है। नीति आयोग ने कहा कि आप स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार करो, उनकी क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करो आप, और नागरिक भागीदारी को आप ज्यादा मजबूत करो आप। इसके लिए एनजीओ की बात करें हम लोग, वार्ड समितियों की बात करें, इन्हें प्रमोट करना होगा। ये सब कुछ लिखने के बाद अंत में आएंगे हम लोग, निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में सीधे आएंगे हम लोग अगले पैरे में लिखेंगे। अतः स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए विधायी, प्रशासनिक, राजकोषीय एवं मौद्रिक स्तर पर प्रयास के साथ सुशासन को लागू करने की आवश्यकता है। यह आपका निष्कर्ष। अतः स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए विधायी, प्रशासनिक, राजकोषीय एवं मौद्रिक स्तर पर प्रयास के साथ सुशासन को लागू करने की आवश्यकता है। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, एक सिंपल यहां से प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाते हैं यूपीएससी में हर साल। चैलेंजेस क्या है? आप इसी प्रश्न को पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं, इस प्रश्न को देखो आप। प्रश्न क्या है? ग्रामीण स्वराज तथा सहभागी लोकतंत्र के आधार के रूप में शहरी स्थानीय निकायों का गठन एक लोकतांत्रिक उम्मीद के रूप में की गई, किंतु चुनौतियों से ग्रसित होने के कारण आशाजनक निष्पादन में सफल नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में उचित उपाय सुझाए, या इसी प्रश्न को यूपीएससी ट्विस्ट करेगा, भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन जुड़े मुद्दे एवं चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसे सशक्त करने के लिए उचित उपाय बताएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैंने क्या कहा? आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर दिया, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। अब सेकंड पैरे में आ गए, और ये सेकंड पैरा देखो जरा, संभावना था कैसे, लेकिन ये प्रश्न चैलेंजेस क्या उसके सामने, आपने चैलेंजेस की बात कर दी। चैलेंजेस की जब बात किया आपने, एक बात हमेशा ध्यान दो। पहली बात, नंबर बी की बात करें। आप देखो, ये निष्कर्ष की बात, सेम प्रश्न को यूपीएससी कैसे ट्विस्ट करेगा, सेम प्रश्न को यूपीएससी कैसे ट्विस्ट करेगा। सीधे स्थानीय निकायों को मजबूत एवं सशक्त करने के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत और सशक्त करने के लिए यह कहा जाए कि सशक्त करने के लिए वित्तीय एवं कर व्यवस्था वित्तीय एवं कर व्यवस्था के साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
परीक्षण करे या स्पष्ट करे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यदि प्रश्न ये पूछा जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप सबसे पहले फर्स्ट पैरे में बात करोगे, और जब फर्स्ट पैरे की बात करोगे तो आप 73 और 74 की बात कर दो। आप सेकेंड पैरे में जब आओगे आप ना, एक चीज वित्तीय और कर व्यवस्था, जब वित्तीय एवं कर व्यवस्था की बात करोगे तो इसमें 2-3 बातें आएंगी। नंबर 1, वित्तीय रूप से मजबूत, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, आप जीएसटी की बात करो, और जीएसटी में उन विषयों को शामिल नहीं करना है जो स्थानीय सुशासन के विषय हैं, जैसे चुंगी कर, विक्रय कर, आपको शामिल नहीं करना है। तीसरी चीज आपको करना क्या होगा, स्थानीय निकायों के कर के दायरे में आप वृद्धि की बात करो। और जब वृद्धि की बात करोगे तो आप डेनमार्क के एग्जाम्पल लेके चलो, ये हम लिख चुके हैं, और अमेरिका के एग्जाम्पल लेके चलो। आप आपको कर वित्तीय कर व्यवस्था की बात करें, आप ये मजबूत कर दो, जीएसटी में जो है इन विषयों को शामिल मत करो। जैसे रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम को 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, केवल चुंगी कर को जीएसटी में शामिल कर दिया गया। तो जीएसटी के स्तर पर कार्य करो। तीसरी चीज, स्थानीय निकायों के कर के दायरे का विस्तार कर दो, आप ये कर दो आप। और चौथी चीज हम बात करें, आपको करना क्या होगा चौथे स्तर पर, एक तरह से देखा जाए आपको करना क्या होगा कि वित्त आयोग के द्वारा आप राजस्व का वितरण करो पंचायतों को। ये सारी बातें करने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। और जब राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात करोगे ना, राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात करोगे तो नियमित चुनाव होंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात करें, अपराधीकरण की बात करें, अपराधीकरण पर रोक लगेगी। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, एक रोक लगेगी, तथा जिला योजना समिति की गठन के प्रति सक्रियता की बात करें। आप सक्रियता की सारी बातें आ जाएंगी आपकी इसमें। उसके बाद हम प्रशासनिक जब प्रतिबद्धता की बात करेंगे तो प्रशासनिक प्रतिबद्धता में क्या होगा, आप गवर्नेंस की बात कर दो। आप जब गवर्नेंस की बात करोगे तो एक जवाबदेहिता की बात करोगे आप, और पारदर्शिता की बात कर दो। ये करने के बाद आंसर को क्लोज कर दो आप। इस क्रम में आपका आंसर चलेगा। ओके, पर मैं चाहता हूं बार बार ये जो करा रहा हूं ना, यकीन करो आप सितंबर में मेंस होगा आईएएस का, मैं केवल 1 साल का आप मेरा पेपर देख लो। आप मैं 1 साल में हार्डली 150 से लेकर 180 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, हार्डली 180 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हार्डली 200 पेज का नोट्स या 250 पेज का नोट्स बनेगा, उसमें से करंट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोसाइटी हो, आईआर हो या साइंस टेक हो। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, जो डिस्कस कर रहा हूं, इसके कितनी ज्यादा स्रोत है, सोर्स अच्छे, और प्लस में ये देखना कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है, उसी को ध्यान में रख करके मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। मैं ये प्रश्न इस बार जरूर बनेगा यूपीएससी में, इसको पढ़ के जाना है। पर एक बात कहना चाहता हूं मैं, अब लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब तो करो ही। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, फिलॉसफी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग। यकीन करो आप, फिलॉसफी में मैं ये तो नहीं कहता आपसे कि मैं 400 प्लस दिलवा दूंगा या 300 प्लस दिलवा दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा वर्क करोगे मेरे साथ मिलकर के, यकीन करो 280 प्लस बहुत आसानी से पा जाओगे फिलॉसफी में। और इथिक्स के साथ साथ निबंध के लिए बहुत उपयोगी है। पर दुर्भाग्य ये कि मार्केट का ऐसा खेल है ना, मार्केटिंग का,
कि भीड़ एक दिशा में जा रही है, उसे ये नहीं पता कि जिस सब्जेक्ट का चयन कर रहा है वो स्कोरिंग है या नहीं है। तो इस बाजार में सब कुछ बेचा जा सकता है, केवल मार्केटिंग का गेम है। क्या बाजार का गेम है ये? कुछ भी बेचा जा सकता है और अधिकांश विद्यार्थी उसके शिकार हो चुके हैं। इसलिए जब आप सब्जेक्ट का चयन करो तो जरूर सोचो आपके लिए सही होगा या गलत। ठीक है? ओके, गुड नाइट, थैंक यू।